सभी को मेरा नमस्कार। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम करेंगे पाठ 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कीमत सिद्धांत को क्या कहते हैं या कीमत सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो कीमत सिद्धांत का जो अध्ययन करते हैं वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत अध्ययन करते हैं, इसलिए क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि आर्थिक चर है। तो पहला ऑप्शन रोजगार, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आधार पर इसका अनुमान लगाते हैं और हम इसका अध्ययन करते हैं। कीमत स्तर का जो अध्ययन किया जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया था कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत किसके तहत अध्ययन किया जाता है, वो व्यष्टि के तहत अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये कीमत स्तर है। कीमत स्तर जो है वो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी कीमतों को ध्यान में रखते हुए एक अनुमान लगाते हैं, उसे कीमत स्तर कहते हैं। तो यहाँ पर कीमत स्तर का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर वस्तु की कीमत है। ये एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का एक अनुमान है और उन कीमतों का औसत क्या है, उसको कीमत स्तर हम कहते हैं, जो कि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तहत अध्ययन किया जाता है। इस कारण से क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है सी, फर्म का उत्पादन व्यष्टि आर्थिक चर है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है, यानी कि इन चारों में से जो हमें ये देखना है कि समष्टि तत्व जो है वो इसमें से कौन सा है। तो आप इसमें देखेंगे कि मांग की जो लोच है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत अध्ययन की जाती है। लगान का जो निर्धारण है यह भी व्यष्टि में किया जाता है। एक वस्तु की जो कीमत है उसका भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। मुद्रा जो स्फीति होती है, जिसको कहते हैं कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि, और जो कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि है मुद्रास्फीति हो गई। इसी तरीके से मुद्रास्फीति का उल्टा होता है कि कीमतों में लगातार होने वाली कमी, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति दोनों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। तो रोजगार का सिद्धांत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तहत किया जाता है। आय का सिद्धांत का मतलब है राष्ट्रीय आय की धारणा का अनुमान लगाना, ये भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के किया जाता है। मौद्रिक नीति उसे कहते हैं जब किसी भी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा की विस्तार और मुद्रा की संकुचन करने में मदद करता है, यानी कि जब मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो नीति तैयार की जाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं, और ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तहत की जाती है। इसलिए क्वेश्चन जो 4 है उसका ऑप्शन रहेगा मांग का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है जो व्यक्तिगत स्तर पर या एक फर्म का, एक उद्योग का जब हम अध्ययन करते हैं। हम ये कर चुके हैं, रोजगार का सिद्धांत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तहत किया जाता है। इसी तरीके से भारतीय कृषि में श्रम की समस्या, तो भारतीय कृषि का अर्थ ये है कि इसमें किसी एक किसान की हम कृषि के बारे में समस्या का अध्ययन नहीं करेंगे, जबकि पूरे भारतवर्ष के अंदर कृषि जो है वो श्रम की समस्या का सामना कर रही है, तो ये एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। इसी तरीके से समग्र मांग, कुल मांग जिसको हम कहते हैं समग्र मांग को, इसके लिए अलग से हमारा एक पूरा पाठ है जो हम आगे करेंगे। समग्र मांग और मांग, अभी जो वर्तमान में जो हम मांग कर रहे हैं ये व्यक्तिगत धारणा से संबंधित है, एक व्यक्ति की मांग की बात कर रहे हैं, और जब संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के द्वारा जो मांग की जाती है वो कुल मांग कहलाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी है वो ठीक है, वस्तु कीमत का निर्धारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है। तो सबसे पहले देखिए मांग की जो लोच है
ये व्यष्टि का हिस्सा है। एक वस्तु की कीमत का निर्धारण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है। यहाँ है रोजगार का सिद्धांत, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर के किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत हम उसका अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय जो आय है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और सामान्य कीमत स्तर, ये जो पहले 3 ऑप्शन हैं ये समष्टि के तहत अध्ययन किए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो 4 है वस्तु कीमत का निर्धारण, क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के मध्य किए जाने वाले व्यापार को कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है वो अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो बी है ये इसका ठीक है। इसके बाद है क्या होना चाहिए विषय वस्तु है, वास्तविक विज्ञान की, आदर्शात्मक, प्राकृतिक विज्ञान, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं है, इसके 2 हिस्से बताए थे, एक वास्तविक विज्ञान। अब यहाँ पर जो वास्तविक विज्ञान है वो कहता है कि क्या है, क्या था और क्या होगा। ये अगर बात आती है क्या है, क्या था, क्या होगा, जैसे मैं ये कहूँ कि 1950 में भारत की जनसंख्या 90 करोड़ थी, तो यह एक वास्तविक विज्ञान का उदाहरण है। जबकि हम बात करेंगे आदर्शात्मक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान जो है वो ये कहता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और हमारा क्वेश्चन भी है क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु किसकी है ये, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो रहेगा सही, आदर्शात्मक विज्ञान। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। ये सभी क्वेश्चन एक जैसे बार बार आ रहे हैं। जैसे व्यापार चक्कर होता है किसी भी देश के अंदर आने वाली मंदी और तेजी। जब मंदी आती है उसके बाद फिर तेजी, फिर मंदी, और इस तरीके से जो चक्कर चलता है उसको व्यापार चक्र कहते हैं। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके किया जाता है। इसके बाद उपभोक्ता संतुलन, फर्म का संतुलन, इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन 10वें का जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा, क्योंकि ये समष्टि अर्थशास्त्र के तहत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 11वां, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहला है समग्र मांग, ये समष्टि तत्व है। राष्ट्रीय मांग, ये भी समष्टि तत्व है। व्यापार चक्कर, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र के तहत अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है उपभोक्ता संतुलन, यह व्यष्टि में किया जाता है, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हमारा है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका हम क्वेश्चन 13 में करेंगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और उसके आधार पर उन्होंने ये बताया था कि धन क्या है, धन की प्रकृति कैसे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो क्वेश्चन 12 में मैं पहले बता चुका हूँ, ये पुस्तक सन 1776 में एडम